लोग अमेंडमेंट GSTR 1 में अमेंडमेंट कर रहे थे, तो आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारे 2-3 उसके अंदर रह गए थे। सपोज ये क्रेडिट नोट बनाया, तो वो क्या करता है क्रेडिट नोट, वो उसकी वैल्यू को कम कर देता है। तो वैल्यू कम होने से क्या होता है कि जो भी टैक्स आपने पहले भरा होता है, ठीक है, ज्यादा, तो वो क्रेडिट नोट बनाते ही वो आपको रिफंड आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट नोट ही गलत बना दिया, ठीक है ना, क्रेडिट नोट ही गलत बना दिया, तो वो रिफंड नहीं आएगा, तब आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 35,000 बना दिया, तो 35,000 में आपने 6300 रुपए का यहाँ पे रिफंड ले लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन आपको जो लेना था वो कितना लेना था, 4500 का। तो यानी कि आपने ऑलरेडी इतना एक्सेस ले लिया था। अगर हम दोनों को माइनस करें तो इतना आपने ऑलरेडी एक्सेस ले लिया था रॉन्ग क्रेडिट नोट बना के। तो जब आप रॉन्ग क्रेडिट नोट बना के उसको अमेंड करेंगे, तो जब आप उसको सही करेंगे, तो आपका इतना टैक्स जो आपने एक्सेस किया था वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं ये माइनस जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 100 रुपए प्लस का मतलब ये है कि इतना टैक्स आपने पे करना है। क्योंकि क्रेडिट नोट में आपने पहले 256 जो वो तो क्रेडिट ले ही लिया था, वो आपका माइनस में था, यानी कि उतना टैक्स तो आपने कम कर ही लिया था। लेकिन जब आपने क्रेडिट नोट गलत बनाया हुआ था, आपने ज्यादा का बना रखा था, तो आपने अगर जब कम का बनाया तो यहाँ पे जो है आपका टैक्स उतना पे करने के लिए बन जाएगा। अगर हम लास्ट में चेक करें तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए के वो टैक्स वो पे करना है। क्रेडिट नोट का इफेक्ट सेम एक्सेशन समरी में भी आता है। यहाँ पे अगर एक्सेशन समरी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही इफेक्ट आ रहा है। अदरवाइज ये जो इफेक्ट होता है माइनस के अंदर जाता है, ठीक है। ये था क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है रजिस्टर्ड पार्टीज के अगेंस्ट। कोई अगर किसी का डाउट है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। आरसीएम रिलेटेड इसे बताएंगे या अलग से बात कर लेंगे? आरसीएम जो है वो इसमें GSTR 1 में नहीं आएगा, वो आपके लिए GSTR 2 जब स्टार्ट होगी उसमें आएगा आरसीएम का टॉपिक, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, हम जो भी अमेंडमेंट बनाएंगे, मतलब जुलाई मंथ में कोई भी डिफरेंस है, हमने पे कर दिया है पेमेंट उसका, जो भी का बात है, क्रेडिट हो या डेबिट हो या पति जो भी हम अमाउंट साइज कर दिए हमने, फिर अगस्त में उसका जो डिफरेंस आ रहा है तो हम अगस्त में उसका कर लेते, उसका जो सुधार कर रहे हैं, तो उसका टैक्स अगस्त में है फिर हमने भर दिया, उसका क्या होगा? नहीं, उस जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिस भी मंथ में आप अमेंडमेंट करेंगे, आपका जो टैक्स का इफेक्ट होगा वो उसी मंथ में मिलेगा आपको। अगर सपोज आपने गलती अप्रैल में कर दी है, लेकिन आपने अमेंडमेंट जो है अगस्त में करी है, तो आपको अमेंडमेंट का इफेक्ट जो है वो अगस्त में ही मिलेगा। अगर अगस्त में आपका टैक्स बन रहा होगा पे करने का, तो आप अगस्त में पे करोगे। अगर वो रिफंड आ रहा होगा तो आपको रिफंड में मिल जाएगा। ओके, अमेंडमेंट वो हमको बोले, हमने पहले किया हो, लेकिन वो इफेक्ट हमको अगस्त में वापस मिल सकता है। हाँ, वो अगस्त में आपको मिल सकता है जब आप गलती को सुधार देंगे, ठीक है। सर एक वो केस मेरा वाला भी बता देना कि अगर हमने लास्ट ईयर में हमने एक्टिव डाल दिया था अमाउंट, पेमेंट अगर हम अभी करेंगे तो सर वो हमें पे किस तरीके से करना पड़ेगा? तो आपने बताया DRC 03। हाँ, अगर आपने टैक्स अमेंडमेंट करी है पिछले साल की, पिछला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो अमेंडमेंट हमने इस साल करी है, तो वो अमेंडमेंट का जो इफेक्ट है वो अमेंडमेंट के अगेंस्ट आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं आगे चालान बनना सिखाऊंगा जब GSTR 3 भरेंगे, तो उसमें मैं DRC भी आपको बता दूंगा। DRC जो होता है वो करंट मंथ के चालान के लिए नहीं होता है। करंट मंथ के लिए हम लोग चालान वगैरह बनाते हैं और उसको पे कर देते हैं, तो जिससे वो पेमेंट हो जाती है करंट मंथ की। लेकिन अगर कोई पुराने मंथ के आपने पेमेंट करनी है तब आप DRC बनाते हैं। तो DRC बनाने के बाद उसमें जब वो पेमेंट आप डालते हैं तो DRC आपको अपलोड करनी पड़ती है फिर GST के पोर्टल के ऊपर अलग से कि हमारे से ये गलती हुई थी उस महीने में, तो अब हमने ये चीज कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर्ड वाला जो क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया रजिस्टर्ड? ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ ये वाला। देखिए, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो होते हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड पार्टीज के अगेंस्ट होते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टीज के अगेंस्ट नहीं होते। अनरजिस्टर्ड पार्टीज में कौन से आगे? एक तो BPC आगे,
अदर्स वाले और एक आते B2C लार्ज। तो B2C अदर्स और B2C लार्ज में दोनों में डिफरेंस है। B2C अदर्स में सारे वो इनवॉइसेस आ जाते हैं जो अपने किसी कंज्यूमर को यूज करें, ठीक है ना, वो मगर 1 लाख से कम के होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट जो है अमेंडमेंट आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट वो नहीं होगा। आपकी इसकी अमेंडमेंट जो है वो नॉर्मल वाली अमेंडमेंट होगी, यानी कि B2C में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो B2C की गलती जो है अमेंडमेंट B2C में जाके सुधार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन B2C में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसके लिए क्रेडिट नोट तो बना ही नहीं सकते, अनरजिस्टर्ड वाला, ये अनरजिस्टर्ड वाला फिर इसके अगेंस्ट बनता है। तो आपको जो भी वो गलती सुधारनी है तब आपको अमेंडमेंट में ही सुधारनी है B2C के अंदर अदर्स में जाके। लेकिन अगर आपने B2C लार्ज इनवॉइस में कोई गलती करी है तो आप अगले महीने क्रेडिट नोट बना सकते हैं अनरजिस्टर्ड के अंदर। लेकिन अगर आपने क्रेडिट नोट भी गलत बना दिया तो आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड वाले क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर। लेकिन इसकी कंडीशन वही है, इसका जो 1 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस होना चाहिए तभी वो यहाँ पे दिखाई देगा, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अमेंडमेंट करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेंडमेंट करने के लिए आप अगर मान लीजिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट का अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका नंबर आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने अमेंडमेंट कर दी है 011, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है, आप रिटर्न में जाएंगे, प्रीवियस मंथ जिस मंथ में आपकी गलती हुई पहले आपने उस मंथ में जाना है। सपोज हमने जुलाई के मंथ में गलती की तो जुलाई के मंथ चले जाएंगे। तो जुलाई के मंथ में गलती हुई है तो अगर आपने क्रेडिट नोट बना रखा है उसमें ही गलती हो गई तो आप क्रेडिट नोट अमेंडमेंट में ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे गलती करी है रिपेंडिंग में तो आप नेक्स्ट मंथ क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार क्रेडिट नोट डेबिट नोट ही गलत बन गया। तो यहाँ पे हम क्रेडिट डेबिट नोट की कॉलम में जाएंगे, पहले वो नंबर चेक कर लेंगे, वो नंबर कौन सा है, पार्टी का नाम, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो सारी चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 010 है क्रेडिट नोट का नंबर, 31/7 का नोट साइज क्रेडिट है। आप डेबिट में इसको नहीं करके जा सकते, ये नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर क्रेडिट है तो यानी कि क्रेडिट नोट है। ये वैल्यू का एक बार लिख लेंगे, आपने बैक करना है, ये जुलाई का मंथ था, आपने अब इसको ठीक करना है, आपको पता लगा क्रेडिट नोट ही गलत बन गया तो आप इस बार अगस्त में आ रहे हैं, अगस्त में आप सर्च करेंगे, GSTR 1 के अंदर जाएंगे, GSTR 1 में अमेंडमेंट वाले कॉलम में जाएंगे, अमेंडमेंट वाले कॉलम में क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड ये इसमें जाएंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप क्रेडिट नोट अमेंड करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 25-26। तो यहाँ पे 25-26 पे जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे, क्रेडिट नोट नंबर था वो 010। अगर हम 10 लिखते तो ये नहीं दिखाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 लिखेंगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मतलब वही है 010 का मतलब 10 ही है। लेकिन अगर आप सोचेंगे 10 लिखेंगे तो दिखा देगा, नहीं वो एरर दिखा देगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप 010 लिखेंगे तो वो आपका जो है अमेंडमेंट रिकॉर्ड पूरा ओपन हो जाएगा। ये अमेंडमेंट रिकॉर्ड आपका पूरा ओपन हो गया तो आप इसके अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। वो है पार्टी का नाम, अगर पार्टी का जिस नंबर आपने गलती से डाल दिया है कोई और क्रेडिट नोट बनना किसी और का था लेकिन आपने डाल दिया किसी और का, तो वो चेंज कर सकते हैं आप। अगर क्रेडिट नोट का नंबर आपने गलत डाला हुआ है तो वो आप रिवाइज क्रेडिट नोट नंबर में चेंज कर सकते हैं। सपोज ये 010 है तो यहाँ पे आप 011 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। आपने डेट चेंज करनी है तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 31/7 है तो हम यहाँ पे अगर करना चाहें तो 30/7 कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर नोट की वैल्यू चेंज करनी है तो नोट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक्चुअल डिफरेंस आपके पास क्या है तो आप एक्चुअल डिफरेंस वाले से क्रेडिट नोट की जो वैल्यू है उस पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपने उसके ई इनवॉइस या फिर ई बिल भी बना दिया है तो आप अमेंडमेंट में नहीं उसको ठीक कर सकते, ठीक है ना। तब आप उसको अमेंडमेंट में नहीं ठीक कर सकते, आपको पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा उसको फॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे इस बारी जो है नोट वैल्यू है 3487। मेरे को ये बात पता चली कि मैंने सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया टैक्सेबल वैल्यू को। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने 100 रुपए से बढ़ाई है तो 2955 है। 2955 में मैं 100 रुपए से बढ़ाई तो मैं इसको 2855 कर रहा हूँ। 2855 जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे 100 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही 100 रुपए कम हुए तो यहाँ पे आपकी टैक्सेस जो है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं,
ठीक है ना। तो टैक्सेस जब वो कम होंगे तो उसका ही सेम उसका इफेक्ट जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू में भी आएगा। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो इन तीनों को प्लस करने का मतलब है कि आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3487 नहीं आ रही है, वो कम आएगी। वो कितने से कम आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चेक करेंगे कि वैल्यू अब आ रही है, वो आ रही है 3369.4। मैं दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ। ये 2855.42 2855.42 प्लस 256.99 प्लस 256.99, ठीक है। तो ये हो गया 3369.4। आपकी जो इनवॉइस की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन आपकी इनवॉइस की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 3487.40। तो अगर हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 100 रुपए का इफेक्ट आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 118 रुपए का आ रहा है, क्योंकि 100 रुपए तो टैक्सेबल वैल्यू कम हुई है, लेकिन बाकी का जो है वो टैक्स के अंदर भी तो कम हुआ है ना, इसलिए 118 रुपए का इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू जो लिखेंगे इनवॉइस की वो लिखेंगे 3369.4। हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने एडिट करा, इस बार हमने जैसे इनवॉइस नंबर भी चेंज करा है, इनवॉइस की डेट भी चेंज करी है, टैक्सेबल वैल्यू भी चेंज कर दी है। अगर आपने जीएसटी नंबर डालना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी और का जीएसटी नंबर डालना है तो वो डाल सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सक्सेसफुल लिखा आ गया। यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रोसेस हो गया रिकॉर्ड, बैक करेंगे। बैक करके हम अगर आपने इसका एक्चुअल इफेक्ट देखना है तो जनरेट समरी में जाएंगे, जनरेट समरी को करेंगे। यहाँ पे एडिट टू फाइल आ गया। एडिट टू फाइल के बाद प्रोसीड टू फाइल में जाएंगे। प्रोसीड टू फाइल में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे लास्ट में 100 रुपए के ऊपर 9 रुपए टैक्स आपने भरना है। तो लेकिन अगर कोई ये बात कहते हैं क्रेडिट नोट से वैल्यू कम होती है, वो तो गड़बड़ नहीं होती उसमें। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है कि आपने पहले ज्यादा क्लेम कर दिया था 100 रुपए से, पहले 2955 था, तो इसलिए 100 रुपए के अगेंस्ट आपने टैक्सेबल वैल्यू जो है वो ज्यादा क्लेम कर दिया था, और 9 रुपए के टैक्स से वो ज्यादा क्लेम कर दिया था। यानी कि वो आपने कहा था कि वो गलती से ज्यादा भरे, लेकिन वो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था। लेकिन जब आपने अमेंडमेंट करी इसकी, तो उसमें क्या निकल आया, आपकी लायबिलिटी निकल आई। 100 रुपए से पहले ज्यादा क्लेम किया था, तो इस बारी अब आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस बारी जब वो रिवर्स करना पड़ेगा तो इतने की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इतने की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये था क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाला। ये क्लियर हो गया? हेलो, हाँ जी सर अगर हम इस मंथ एक इनवॉइस डालना भूल जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर आप कोई इनवॉइस रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने रिटर्न के अंदर। तो डेट क्या रहेगा इनवॉइस का डेट? नहीं, इनवॉइस की डेट वही रहेगी पुराने महीने की, अच्छा, लेकिन आप जैसे जीएसटी 3B में जाएंगे तो वहां पे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, अगर वो इंटरेस्ट उसके ऊपर बनना था तो। पेनल्टी लगेगी उसका? हाँ, इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर बन जाएगा जो आपने इनवॉइस डेट फाइल किया है, आपको या फिर आपको अलग से भी भरना पड़ सकता है। अच्छा, यदि हम क्या बोलते हैं जैसे कोई प्रोसेस आता है इनवॉइस वगैरह, तो उसको हम पेमेंट रिफंड करते हैं, तो क्या टैक्स अमाउंट को काट करना रहता है, पूरा रिफंड करना रहता है? नहीं, टैक्स अगर आप किसी को रिफंड कर रहे हैं तो टैक्स अमाउंट काट के रिफंड करेंगे। अच्छा, वो तो आप पूरा टैक्स का इफेक्ट भी तो आप उसके अंदर लेंगे ना। देखिए, वैसे तो वो इंटरनल प्रोसेस होता है आपका। अगर वो टैक्स का क्लेम नहीं मांग रहा है तो आप बिना टैक्स के उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइलिंग में कोई नहीं करेंगे अमेंडमेंट, तब आप यहाँ पे फाइलिंग के अंदर कुछ अमेंडमेंट नहीं करेंगे। यदि फाइलिंग कर दिए होंगे उसके बाद रिफंड मांगते हैं तो? हाँ, तो फिर आप उसको रिफंड दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, तो उसमें जीरो लिखना पड़ेगा हमको? हाँ जी, हाँ, वो जीरो लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये था अमेंडमेंट जो है ये रजिस्टर्ड वालों का था। अनरजिस्टर्ड वालों में सेम है। अनरजिस्टर्ड में भी आपने सिर्फ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी मेरे पास कोई डाटा है नहीं है अनरजिस्टर्ड का, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप जैसे नंबर डालेंगे, क्रेडिट नोट का नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो वो नंबर के अकॉर्डिंग सेम वही चीजें खुल जाएंगी, लेकिन कुछ कॉलम में क्या होगा कि आपका इनवॉइस नंबर दिखेगा, इनवॉइस की डेट दिखेगी। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इनवॉइस नंबर दिखेगा, इनवॉइस की डेट दिखेगी, लेकिन पार्टी का जो नाम है वो नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए, ये बीपीसीएल दिखेगा ऐसे, आपका क्रेडिट डेबिट नंबर है वो दिख जाएगा आपको।
ठीक है, डेट दिखेगी, नोट की वैल्यूज अगर आपने चेंज करनी है तो वो दिख जाएंगी, जो भी आपने अगर स्टेट चेंज करनी है तो वो दिख जाएंगी, और अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो वो दिख जाएंगे उसके अंदर। इसमें अनरजिस्टर्ड वाले के अंदर आपको सिर्फ जो चीजें नहीं दिखेंगी वो दिखेगी, पार्टी का नाम और पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको नहीं दिखेगा अनरजिस्टर्ड के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता देता हूँ ये वाला लास्ट वाला, ये है अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी। देखिए अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये हो जाती है, लेकिन ये 80% जो है लोग वैसे यूज नहीं करते हैं, तो सिर्फ 20% वाले यूज करते हैं। तो अगर किसी ने गलती से टैक्स लायबिलिटी गलत डाल दी है तो अगले महीने अगर वो उसको अमेंड कर रहा है तो अमेंड कर सकता है वो, लेकिन वो उसके लिए टाइम पीरियड आपका ज्यादा होना जरूरी है। आपने अगर सिर्फ अगले महीने इनवॉइस बना ही दिया है तो आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सारा का सारा टैक्स जो है वहां पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट में भी सेम रहेगा, अगर आपने एडजस्टमेंट में गलती कर दी है तो एडजस्टमेंट की अमेंडमेंट जो है वो आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट 80% केसेस में अमेंडमेंट में तो नहीं जाती है, एडवांसेस रिसीव्ड और एडवांस एडजस्टमेंट और एडवांस में चला जाएगा, अमेंडमेंट में नहीं जाती है चीजें। ठीक है, इसमें अब जो लास्ट हमारा टॉपिक आ गया है वो आ गया है अमेंडमेंट सप्लाईज इको और अमेंडमेंट सप्लाई सेक्शन 95। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ई कॉमर्स वाली सेल की एंट्री करते हैं B2B के अंदर या फिर जो भी हमारे ऊपर जो आते हैं वहां पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर में भी नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा लॉगिन कर देता हूँ। जिसमें हमने ई कॉमर्स का रिकॉर्ड लिखा था। नहीं, अगस्त के आप डालेंगे तो वो फिर आपके लिए तो फिर वो एक तरह से नया ही क्रेडिट नोट बन गया ना वो, तो फिर आप अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं फिर वो? वही मंथ के अंदर कोई डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था सप्लाई मेड थ्रू इको। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हम रिकॉर्ड डालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर आ जाता है और उसका नेम आ जाता है और आपकी जो नेट सप्लाई है वो आ जाती है इसके अंदर। लेकिन अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी है, आपने नेट सप्लाई गलत डाल दी है या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर का नंबर जो है वो गलत डाल दिया है तो आप इसको अमेंडमेंट में जाके ठीक कर सकते हैं। इसमें मैंने दोनों बताए थे, एक कि अगर आप पे करने वाले टैक्स लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है अब वो ये वाला जो है लायबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स, अगर आपने टैक्स कलेक्ट करा है तो टैक्स कलेक्ट जो आप पे करेंगे, अगर आपने कलेक्ट करा है तो आपके अगेंस्ट टीसीएस कटा होगा तो टीसीएस के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और इस केस में कि आपने टैक्स कलेक्ट नहीं करा है, किसी और पार्टी ने करा है तो वो करेगा। ठीक है, दोनों के अंदर जो अमेंडमेंट हो सकती है वो हो सकती है जीएसटी नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आपने गलती से कोई और ई कॉमर्स ऑपरेटर का नंबर डाल दिया है या फिर अगर आपने जो वैल्यूज है वो गलत डाल दी है, क्या मालूम आईजीएसटी के अंदर नए तरीके की जीएसटी में डाल दी है या फिर टैक्सेबल वैल्यू गलत डाल दी है। तो जब आप अमेंडमेंट वाले कॉलम में जाएंगे यहाँ पे ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म के, तो यहाँ पे आपको अमेंडमेंट के लिए वो फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर में सिलेक्ट कर लेना है, मंथ पूछेगा जिस मंथ में आपने अमेंडमेंट करनी है, अगर आपने जुलाई की है तो जुलाई के मंथ में अमेंडमेंट करनी है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर का नंबर पूछेगा आपसे। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो इससे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो जैसे ही वो आप यहाँ पे ई कॉमर्स का रिकॉर्ड वो दिखाएगा तो आप उसके अंदर जाके ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर वो चेंज कर देंगे। डेट की जरूरत नहीं होती है उसके अंदर, उसमें टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स जो होता है वो होती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं दोनों सेक्शन से लेकर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा दिखा देता हूँ जो हम पहले रिकॉर्ड जैसे डालते हैं सप्लाई मेड थ्रू इको में। देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड हम डालते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर डाल देते हैं, उसका नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे। तो जब आप अमेंडमेंट भी करोगे तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर इसका डालोगे तो जीएसटी नंबर के अगेंस्ट आपका अमेंडमेंट जो है यहाँ पे पूरा नजर आ जाएगा। वो अमेंडमेंट में आप ये सारे कॉलम्स को टिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जीएसटी नंबर था ही नहीं
तो वहां पे जीएसटी नंबर अमेंड नहीं होगा। अगर अमेंडमेंट की ऑप्शन अब आ रही होगी तो अमेंडमेंट हो जाएगा, अदरवाइज अमेंड नहीं होगा तो आप इसको जीरो डाल देंगे, ठीक है ना। और नया जो है एक रिकॉर्ड वो आप उसके अंदर अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा ई कॉमर्स का अमेंडमेंट। देखिए वैसे तो ई कॉमर्स अमेंडमेंट भी बहुत कम ही होता है, क्योंकि जब आप टीसीएस से मैच कर लेंगे ना उसको तो आपका रिकॉर्ड गलत होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इनकेस फिर भी अमेंडमेंट हो जाती है, उसके अंदर कुछ भी गलती हो जाती है तो आप अमेंडमेंट उसकी कर सकते हैं। और लास्ट है सप्लाई एंड सेक्शन 95। यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो दूसरे के अगेंस्ट फाइलिंग करते हैं जो चीजें, तो वो जो है वो यहाँ पे फाइलिंग करते हैं वो, ठीक है ना। वो फाइलिंग जो है उनके अगेंस्ट यहाँ पे फाइलिंग करेंगे। अगर उन्होंने उसमें कोई गलती कर दी है तो अमेंडमेंट उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से 15% या 10% ही ऐसे केसेस होंगे पूरे इंडिया में जो ये वाला सेक्शन यूज कर रहे हैं 95 वाला। वो सिर्फ जो न्यू स्टार्टअप्स हैं ई कॉमर्स वाले जो कहते हैं कि हम आपके अगेंस्ट पैसा तो कलेक्ट करेंगे ही, प्लस आपके अगेंस्ट फाइलिंग भी कर देंगे आपके रिटर्न, तो वो वाले स्टार्टअप जो है वो इस कॉलम को यूज करते हैं 95 को। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो सारे वो ये वाले यूज करते हैं, ठीक है। ये था हमारा अमेंडमेंट वाला सेक्शन सारा। ये हमारा एटीपी वाला नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑफलाइन टूल में चलने वाले हैं। तो ऑफलाइन टूल कैसे रिकॉर्ड को बनाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा। यहाँ तक आप किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। टीसीएस और पीडीएस का कैसे पता चलता है? देखिए अगर आप कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे इसका डालेंगे ई कॉमर्स चलेगा तो इसमें आपके अगेंस्ट टीसीएस का डाटा हुआ है। तो टीसीएस अगर आपका जो डाटा हुआ है वो आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है वैसे तो कि आपने हमने आपका इतना टीसीएस काट दिया। आपको उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपना रिकॉर्ड जो मिलता है मंथली वाला उसमें आपको दिख जाएगा कि अकाउंटेंट को कैसे पता? अकाउंटेंट को मैं बता रहा हूँ कि जब आप ई कॉमर्स के पोर्टल पे जाओगे वहाँ पे मंथली रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो वो आपको रिपोर्ट में सारा कुछ बताएगा कि आपने पूरे महीने में कितनी सेल करी है, यहाँ जितने भी रीजन में सेल करी है, जितनी परसेंटेज में सेल करी है वो तो बताएगा, प्लस जितना पैसा कलेक्ट हुआ है वो भी आपको बताएगा, प्लस उन्होंने कितनी कमीशन काटी है वो बता देगा, और अगर उन्होंने टीसीएस काटा है तो वो भी आपको उसमें बता देगा। तो अगर वो वेरीफाई आपने करना है तो आपने सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, यहाँ पे है टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके अगेंस्ट जुलाई में टीसीएस कटा है, अगस्त में कटा है, सितंबर में कटा है तो आपने वो मंथ सेलेक्ट कर लेना है। वो मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने ये प्रिपेयर ऑनलाइन करके यहाँ पे इसको फाइल कर देना। तो आपके अगेंस्ट टीसीएस की वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी, कितना टीसीएस आपके अगेंस्ट कटा हुआ है, टीडीएस जो कटा हुआ है कितना कटा हुआ है, तो उतनी ही वैल्यू का रिकॉर्ड जो है वो आप ई कॉमर्स पोर्टल का कॉलम में प्रोसेस करेंगे। नहीं वो नहीं, वो टीडीएस वो इनकम टैक्स वाला अलग होता है, जो ये जीएसटी वाला होता है वो अलग होता है, वो अलग होता है। वो चीज आप कह रहे हो सर आईसीबी टोटल सिर्फ 0.1% ऐसा कुछ चक्कर है। हाँ वो टीसीएस जो कटेगा वो आपको उस वक्त कटेगा, तो वो आपको वो उसके आपको इंटीमेशन भी आ जाएगी पहले जब इसमें कटेगा वो, और फाइलिंग अगर कर देगा तो वो भी इंटीमेशन आपको आ जाएगी। तो बस आपने यहाँ से उसका उतने का रिफंड ले लेंगे आप। लेकिन ये रिफंड जो है आपको जीएसटी के इनपुट में मिलेगा, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स वाले पोर्टल पे नहीं मिलेगा। ये आपको जो रिफंड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जीएसटी की आईटीसी के। ओके सर, कैश लेजर में मिल जाता है, ताकि सेटलमेंट होता है। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन जितना भी मैंने अभी तक कराया है हमारा जीएसटीआर 1 प्रिपेयर ऑनलाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली क्लास में करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन करेंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन जो है हम लोग पहले यूटिलिटी जो होती है ये तरफ से फ्री होती है जीएसटी वालों की तरफ से, वो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर रिकॉर्ड कैसे प्रोसेस करते हैं वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर जो है स्मॉल यूजर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है, जिनके 8 या 10 इनवॉइसेस हैं तो उनके लिए ज्यादा इजीली हो जाती है, इजीली प्रिपेयर भी हो जाती है। लेकिन जिनके 1000 इनवॉइसेस हैं, 2000 हैं, 10,000 इनवॉइसेस हैं, उनके लिए यहाँ पे एक इनवॉइस बनाना इम्पॉसिबल है। तो वो लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर ऑफलाइन टूल यूज करते हैं।
तो जैसे आप ऑफलाइन टूल और चॉकलेट यूज करेंगे तो आपको एक एक कॉलम यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है, वहां से जो भी फाइल जनरेट होगी यहाँ वो सारे कॉलम ऑटोमेटिकली भर जाएंगे जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ तक जो है आपका GSTR 1 प्रिपेयर ऑनलाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, ये सारी चीजें जो है GSTR 1 की ऑनलाइन वैल्यू जो है आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ऑफलाइन टूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मे बी शायद कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जिनको ये नहीं समझ में आया, तो एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट क्लास में जो है मैं ऑफलाइन टूल सिखाऊंगा। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था अभी? आईटी करते हैं, रिवर्स करते हैं, सब में वही आता है टी सारा टैक्स का सारा उसमें आता है। हाँ, GSTR 2 के अंदर वो आएगा कि ITC हमने कैसे क्लेम करना है। अगर आपके अगेंस्ट 10 इनवॉइसेस आए हैं तो आप 10 के 10 इनवॉइसेस का क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे जो GSTR 2 के अंदर आएगा। ऑफलाइन टूल खत्म होती है, GSTR 2 स्टार्ट हो जाएगी, तो GSTR 2 में सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, फिर आज के लिए इतना बहुत था, मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ेगी। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।